प्रिय बच्चों, आज हम पाठ 10 क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया किसी कार्य को, जो कार्य किए जाते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। ये हम लोगों ने नर्सरी केजी कक्षा 1 कक्षा 2 से लगातार पढ़े हैं। पहले हम वाक्यों में क्रिया को ढूंढते थे, है ना। फिर उसके बाद में धीरे धीरे क्रिया की परिभाषा, क्रिया के भेद हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास बढ़ता गया हम लोग आगे पढ़ते गए। तो अब मैं आप लोगों को क्रिया पढ़ाऊंगी। क्रिया की सबको परिभाषा पता होती है। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से, क्रिया की परिभाषा देखिए, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से कोई कार्य होता है या किया जाता है, ऐसा बोध होता है, ऐसा पता चलता है, उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, सोना, पढ़ना, रोना, चिल्लाना, है ना, उड़ना आदि, ये सब क्या है? सब क्रिया है। प्रतिदिन दैनिक जीवन के हम लोग प्रतिदिन अपने जीवन में दिन में बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं जो क्रिया के अंतर्गत आते हैं। धातु देखिए, क्रिया के मूल शब्द को धातु कहते हैं। मूल शब्द जैसे खेल, खेल से शब्द बना खेलना, पढ़ से बना पढ़ना, तो क्रिया शब्द क्या है? पढ़ना, है ना। लेकिन उसका मूल क्या है? पढ़, तो धातु क्या हुई? पढ़। इसी तरह से लिख, तो लिख धातु से लिखना शब्द बन गया आदि। इसी तरह से है सुन, गा, गा से गाना, सुन से सुनना, सो से सोना आदि। फिर से एक बार पढ़ा देते हैं क्रिया की परिभाषा। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या अथवा होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से हमें यह पता चलता है कि कोई कार्य हो रहा है वहाँ पर क्रिया होती है, जैसे खाना, सोना, पीना, लिखना आदि। और धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मूल रूप क्या होते हैं? जैसे जो मूल है उसका जो वर्ड्स जहाँ से शुरुआत हुई है, लिख से लिखना शब्द बन गया आदि। क्रिया के भेद, क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक तो है सकर्मक क्रिया, दूसरी अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया का अर्थ होता है, सकर्मक का अर्थ होता है कर्म सहित। जिस क्रिया में कर्म संपादित होता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। जिस वाक्य में क्रिया का फल सीधा किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। जो हम क्रिया करते हैं उसका सीधा फल कर्म, मतलब कर्म की प्राप्ति हो रही है, वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। जैसे मोहन पढ़ता है, तो मोहन पढ़ता है, तो मोहन क्या है? मोहन सकर्मक क्रिया के, मोहन क्या है? मोहन पढ़ने का कार्य कर रहा है, तो मोहन पढ़ने का कार्य कर रहा है तो उसका कर्म क्या पूरा हो रहा है? पुस्तक पढ़ने का, इसलिए उसका कर्म मतलब पूर्ण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। दीदी खाना बनाती हैं, दीदी खाना बनाती हैं तो दीदी बनाने की क्रिया कर रही हैं। क्या बनाने की? जब दीदी बना रही हैं तो खाना पूरा बन के तैयार हो जाएगा, मतलब उनको कर्म की प्राप्ति हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया है, अर्थात कर्म सहित क्रिया संपादित हो रही है। फिर से देख लीजिए, क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो सकर्मक क्रिया का अर्थ होता है, सकर्मक का अर्थ होता है कर्म सहित, है ना। जिस वाक्य में क्रिया का फल सीधा कर्म पर पड़ता है, सीधा कर्म पर पड़ता है ना, वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। मैंने कहा जहाँ पर क्रिया करने से फल की प्राप्ति होती है, फल संपादित हो जाता है, साथ साथ फल पूर्ण होता है, कर्म पूर्ण होता है, वहाँ पर क्या होता है? सकर्मक क्रिया होती है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, राम बाजार से सब्जी लाता है, तो राम क्या ला रहा है? लाने का क्या कर रहा है? सब्जी लाने का, तो एक कर्म पूरा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। इन दोनों वाक्यों में पढ़ता है तथा बनाती हैं का फल क्रमशः पुस्तक और खाने पर पड़ रहा है, पुस्तक और खाना पर पड़ रहा है, इसलिए ये सकर्मक क्रियाएं हैं। आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सकर्मक अकर्मक मैं बता चुकी हूँ। अकर्मक क्रिया क्या होती है? देखिए, वे क्रियाएं जिनका प्रभाव कर्म पर ना पड़कर सीधे कर्ता पर पड़े। वे क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जो होती हैं जिनका सीधा प्रभाव कर्म पर ना पड़कर सीधे कर्ता पर पड़ता है, तो वो अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे रीना सोती है, अब क्या है? बीच में कोई कर्म नहीं हो रहा है, कर्म पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, सीधे रीना पर पड़ रहा है कि रीना सोती है, सोने का कार्य रीना कर रही है, लेकिन कोई कर्म नहीं हो रहा है यहाँ पे।
तो ये अकर्मक है, मतलब क्रिया तो हो रही है लेकिन अकर्मक, बिना कार्य के क्रिया हो रही है, बिना कोई कर्म के क्रिया हो रही है। बच्ची नाचती है, तो बच्ची पर सीधा क्या है, कर्ता पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है नाचने का, ना कि कोई कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। फिर से एक बार दें, अकर्मक क्रिया वे क्रियाएं जिनका प्रभाव कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है, कर्ता मतलब कार्य करने वाले पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रीना सोती है, बच्ची नाचती है। इन वाक्यों में सोती है, नाचती है क्रिया का फल क्रमशः किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है, रीना और बच्ची पर पड़ रहा है, अतः यहाँ अकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक कर्मक क्रिया में क्या अंतर है? सकर्मक क्रिया में जब क्रिया होती है तो फल पर उसका फल कर्म पर उसका क्या पड़ता है, सीधा फल जो है, फल सीधा उसका क्या कर्म पर पड़ता है, प्रभाव किस पे पड़ता है, कर्म पर पड़ता है सकर्मक क्रिया में। लेकिन अकर्मक क्रिया में सीधा क्या प्रभाव किस पर पड़ता है, उस पर कर्ता पर पड़ता है सीधे। जो क्रिया होती है, जो कर्म क्रिया होती है, उसका कर्म पर ना पड़ के सीधा कर्ता पे पड़ता है। तो ये दोनों में अंतर है कि जहाँ पर कर्म पर सीधा प्रभाव पड़ता है वहाँ पर क्रिया का फल सीधा कर्म पर पड़ता है, वहाँ सकर्मक होती है, और जहाँ पर सीधा कर्ता पर उसका फल पड़ता है वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। ये दोनों फिर से पढ़िएगा, आप लोग समझिएगा। ठीक है, आगे संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर क्रिया देखिए, संरचना के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित भेद होते हैं। अब संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। सामान्य क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया होती है, नाम धातु क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है और पूर्वकालिक क्रिया होती है। ये संरचना के आधार पर होते हैं। तो पहला है सामान्य क्रिया। क्रिया के मुख्य 2 भेद होते हैं, सकर्मक अकर्मक, और संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। याद रखिएगा, अगर आपके खाली क्रिया के भेद पूछे जाते हैं तो 2 ही बताइएगा, सकर्मक और अकर्मक। अगर संरचना के आधार पर क्रिया के भेद पूछे जाएँ तो 5 बताएंगे आप, और ये 5 लिखेंगे। सामान्य क्रिया, जिस वाक्य में एक ही क्रियापद का प्रयोग किया जाए उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में एक ही क्रियापद का प्रयोग सामान्य के, जैसे राहुल फल खाता है, तो क्या है, एक ही क्रियापद है, मतलब एक ही कार्य होने का बोध हो रहा है यहाँ पर। तो राहुल फल खाता है मतलब ये राहुल क्या कार्य कर रहा है, एक कार्य कर रहा है फल खाने का। दूसरा, लड़की पत्र लिखती है, तो एक जहाँ पर एक सामान्य क्रिया में क्या होता है, क्रियापद एक ही होता है, एक ही क्रियापद का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में जैसे कि नाम से प्रयुक्त हो रहा है, संयुक्त मतलब जुड़े हुए। जिस वाक्य में क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती है, 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, बच्चा रोने लगा। जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, 2 धातुओं के मेल से, पढ़ सकता, पढ़ना नहीं लिखा है, एक धातु का, एक क्रिया शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा, पढ़ सकता हूँ, वो कह रहा है कि मैं भी पढ़ सकता हूँ, अदर काम के साथ वो भी कर सकता है। तो 2 क्रियाओं का संयुक्त क्रिया हो गई है ना। नाम धातु क्रिया, जो क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं। नाम धातु क्रिया कैसे बनती है? जो क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं वे नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। नाम धातु का अर्थ होता है संज्ञा सर्वनाम विशेषण, इनसे बनने वाली धातुएं नाम धातु कहलाती हैं। नाम धातु क्रिया क्या होती है? जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जोड़कर बनाई जाती हैं, उन्हें शब्दों में प्रत्यय लगाकर बना दी जाती है, उन्हें नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। तो नाम धातु का अर्थ होता है संज्ञा सर्वनाम विशेषण, इनसे बनने वाली धातुएं नाम धातु कहलाती हैं। जैसे आप से नाम धातु क्रिया क्या बनी? अपना। नाम धातु क्रिया अपनाना। नाम धातु क्या बना? अपना, और फिर क्या नाम धातु क्रिया बन गई? अपनाना। गरम, अब गरम क्या है? संज्ञा है। गरम क्या है? गरम विशेषण है, सॉरी, गरम विशेषण है। आप सर्वनाम था, गरम विशेषण है, तो गरम से क्या बना?
गर्मा, गर्मा का गरमाना, फिर अलग, अलगा, अलगाना, झूठ, झूठ, झुठला, जुटलाना। तो ये बन गया नाम धातु क्रिया। आपकी पहले धातु बनी, फिर नाम धातु क्रिया बन गई है। चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, अब देखिए प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके, जब कर्ता स्वयं कार्य ना करता है और अन्य कार्य करने के लिए प्रेरित करता, अन्य को कार्य करने के लिए फिर जब प्रेरणा दी जाती है, मतलब जब स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य को प्रेरित किया जाए कार्य करने के लिए, तो वहाँ पर वह क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे शिक्षिका विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाती है। अब शिक्षिका तो पढ़ी लिखी है, शिक्षिका खुद भी पुस्तक पढ़ सकती है, लेकिन विद्यार्थियों को क्या कर रही है, प्रेरित कर रही है, पढ़ने के लिए अवसर दे रही है, प्रेरित कर रही है, तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इन वाक्य में पढ़वाती है प्रेरणार्थक क्रिया है, जिसका कर्ता शिक्षिका है, किंतु कर्ता तो शिक्षिका है, लेकिन कार्य कौन कर रहा है, स्वयं नहीं वो पढ़ रही है, लेकिन किससे, बल्कि विद्यार्थी को प्रेरणा देती है। अब था शिक्षिका प्रेरक करता है, मतलब प्रेरक करता है, वो स्वयं कार्य नहीं करता लेकिन कर्ता के रूप में है, तो क्या है, प्रेरक करता है। और विद्यार्थी जिसे प्रेरणा दी जा रही है वो प्रेरित करता है। प्रेरक और प्रेरित दो कर्ता इसमें होते हैं। प्रेरक कर्ता वो होता है जो प्रेरणा देता है, और प्रेरित वो होता है जो उस प्रेरणा से प्रेरित होकर कार्य करता है। इस प्रकार प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं, एक प्रेरक कर्ता और दूसरा, वो प्रथम प्रेरणार्थक कहते हैं, दूसरा प्रेरित कर्ता, जिसे द्वितीय प्रेरणार्थक कहते हैं। रीड एक बार फिर से इसको जरूर करिएगा जिससे क्लियर हो जाए, है ना।